हम लोगों ने अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ लिया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ने के बाद जो हमने नेक्स्ट एक्ट पढ़ना है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 वाला। तो यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो कमियाँ उन्हें 1773 वाले एक्ट के अंदर उन्हें लगी, उस डिफेक्ट्स को, उस कमियों को पूरा करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। और इसके कुछ एक फीचर हमें पड़ेंगे और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या डिफेक्ट 1773 में थे और इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंदर। तो इसमें सबसे पहली और जो खास चीज़ें हैं ज़रा उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने 1773 में एक चीज़ को देखा था कि कैलकाटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया था या सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था वो और उसकी पावर यहाँ पर डिफाइन कर दी जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब ये भी तय था कि 1773 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा स्टाफ था, अब सुप्रीम कोर्ट का काम मोटे मोटे तौर पर क्या था, जस्टिस प्रोवाइड करना। जो कॉमन पीपल है अगर उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो वो अपना केस फाइल कर सकते हैं और उन्हें न्याय मिल सकता है। परंतु यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस एक्ट के अंदर एक खास चीज़ कर दी गई। इस खास चीज़ में ये था कि कंपनी के जो भी वर्कर रहेंगे, कंपनी का कोई भी कर्मचारी है और साथ ही साथ में गवर्नर जनरल जो बंगाल के रहेंगे, वो गवर्नर जनरल और कंपनी के वर्कर, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। अब इसका अगर आप देखें सरल भाषा में, इसका मतलब यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी और कंपनी के वर्कर और गवर्नर जनरल इनके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा दायर नहीं कर सकता था। अगर इनके द्वारा कोई भी एक्टिविटी भारत में की जाती तो उनकी याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते थे। ऐसे मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट के स्कोप से परे थे, सुप्रीम कोर्ट इनके मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। लेकिन खास चीज एक और हुई यहाँ पर, जिसका सेकंड फीचर है। सेकंड फीचर में क्या हुआ कि जो रेवेन्यू के रिगार्डिंग कोई भी मैटर है, अब रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी आदमी टैक्स कलेक्ट कर रहा है और टैक्स से जो आपके पास आय आएगी, जो उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की आय आएगी, उसे रेवेन्यू बोला जाता है। और इस तरह का मामला, रेवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई भी मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि उसके दायरे में नहीं आएगा, वो उसके दायरे से क्या रहेगा, हमेशा बाहर रहेगा। तो ये जो दो फीचर थे ये कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि जो कंपनी है और कंपनी के वर्कर है और गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, वो और सुप्रीम कोर्ट के वर्क के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे थे, डिस्टिंग्विश कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो दायरा क्या होने वाला है। अब साथ ही साथ में एक और चीज की गई यहाँ पर जो पहली बार हुआ। अब होता क्या है कि यहाँ पर कि बहुत सारे हिंदू पीपल, अगर आप देखेंगे उस समय कैलकाटा में थे और साथ में मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो भी वहाँ पर रहती थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक और अच्छा बदलाव किया गया। उस बदलाव के तहत ये बताया गया कि जो हिंदू जो लोग हैं और जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें जो न्याय मिलेगा, अगर उनका मुकदमा वहाँ पे सुना जाएगा, अगर उन्होंने किसी भी तरह की याचिका दायर की है, तो वो सारे मुद्दे उनके जो धर्म या उनके पर्सनल लॉ के अनुसार ही उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ऐसे मान लीजिए हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ की वहाँ पर क्या की गई, बात की गई है कि उनके मुद्दे जो होंगे, उनके मुद्दे उनके धर्म के अनुसार, उनका जो निजी धर्म है उस धर्म के अनुसार क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। एक ये यहाँ पर क्या रहता है, एक ये आपका जो थर्ड पॉइंट है ये इसको आपको बताने की कोशिश करता है कि इस पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें की गई। अब खास बात ये है कि जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है, ये एक और चीज़ पे थोड़ा सा
शिकंजा कसने की कोशिश करता है। ये बोलता है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, मतलब जो वहाँ पर लोकल जो कोर्ट्स थे, अगर वहाँ से आप केस हार जाते हैं या आपने वहाँ से किसी और जगह पर अपील करनी है उस कोर्ट के बाद, तो आप अपील करने कहाँ पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आपको कहाँ अपील करनी पड़ेगी? गवर्नर जनरल के जो आपके पास कोर्ट होगा या गवर्नर जनरल, उसके पास आपको क्या करनी पड़ेगी? अपील करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहेगा और गवर्नर जनरल का रोल क्या रहेगा। यहाँ से साफ ये पता चलता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमिनिश करने की यहाँ पर क्या की गई है? कोशिश की गई है। और उसके बाद अब होता क्या है? धीरे धीरे समय के साथ और बदलाव करने की कोशिश करेगी आपकी जो ब्रिटेन की सरकार है, उसने और भी बहुत सारे बदलाव किए। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद एक और एक्ट लाया जाता है। उस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विलियम द यंग पिट। तो जो ये विलियम द यंग पिट थे, उनके नाम पर एक और एक्ट लाया जाता है जिसे बोला जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये थोड़ा सा आपने चीज यहाँ पे समझनी होगा। समझने का क्या है? समझने का ये है कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में क्या कर रही है? ट्रेड भी कर रही है, भारत में लगभग कुछ एक क्षेत्रों पे क्या कर रही है? रूल भी कर रही है। मतलब वहां पे थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी वो क्या कर रही है? चला रही है। और साथ में एक तरफ कौन है? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या कर रही है? लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगी? रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की सरकार क्या करती है? कब्जा, और एक तरह से ऐसा मान लीजिए शिकंजा भी कसने जा रही थी धीरे धीरे। अब 1784 वाला जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जरा इसके हम फीचर को समझते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर रहेंगे, उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। पहली बार क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बॉडी थी जिसका नाम था कोड ऑफ डायरेक्टर। अब मैंने आपको ये पहले भी समझा है, ये कोड ऑफ डायरेक्टर कौन थे, वो मैंने 1773 के अंदर बताया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक तरह से मुख्य बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका मोटे तौर पर काम था कंपनी को चलाना। और ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी और मार्केट से पैसा उठाया था। ऐसे मान लीजिए शेयर होल्डर से पैसा उठाया, उन्हें शेयर दिया, लेकिन कंपनी चलाने की जिम्मेवारी किसकी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। मोटे तौर पर ये एक तरह की सबसे पावरफुल बॉडी आप कह सकते हैं किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन इस एक्ट के अंदर एक खास चीज की गई। वो खास चीज क्या थी? वो चीज थी कि जो ये कंपनी का जो फंक्शन है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो फंक्शन था वो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये बोला गया कि आप सिर्फ क्या करेंगे? कंपनी के सिर्फ ओनली जो रहेगा वो कौन रहेगा, कौन सा फंक्शन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कंपनी के कमर्शियल फंक्शन देखेगी। कमर्शियल का मतलब है ट्रेड से लेकर, व्यापार से लेकर जो इस तरह के फंक्शन है वही सिर्फ कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बाकी जगह पे उसकी कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। तो आपने इसको थोड़ा ध्यान में कैसे रखना है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और सी से क्या है? कमर्शियल फंक्शन। और इसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर एक और चीज होती है, वो चीज है कि एक नई बॉडी कंपनी के अंदर तैयार हो जाती है और तैयार की जाती है या एस्टेब्लिश की जाती है, जिसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थे? जरा इन्हें भी समझते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक लोग थे, कुछ एक पीपल्स थे। अब ये क्या हो गए? ये कंपनी के अंदर इन्हें क्या किया जाएगा? इंसर्ट कर दिया जाएगा या इन्हें कंपनी के अंदर डाल दिया जाएगा और इन्हें दे दिया जाएगा कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर हो गया या आपके पास रेवेन्यू से लेकर या किसी भी और तरह के जो भी फंक्शन है। मोटे तौर पर ये मान लीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पावरफुल बॉडी क्रिएट की गई जिसका काम क्या था? कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को, कंपनी के जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उन सबको क्या करना? कंट्रोल करना। और साथ ही साथ में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक और काम कर दिया जाता है, काम दे दिया जाता है जो है सुपरवाइज करना। मिलिट्री है, रेवेन्यू है, सारे के सारे काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निगरानी में ही होंगे।
और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये अपॉइंट कौन कर रहा है, यहाँ पर ये अपॉइंट कर रही है आपकी ब्रिटेन की गवर्नमेंट। जब एक कंपनी के अंदर दो बॉडियां काम कर रही है, एक कौन सी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब दो कंपनी है और इन दोनों के जो फंक्शन है वो भी क्या कर दिए, डिस्टिंग्विश कर दिए। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, वो भी अलग अलग कर दिए। ये क्या कर रहा है, पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू के फंक्शन कौन देख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ आपके पास कमर्शियल फंक्शन देख रहा है, किसके, कंपनी के। अब जब दो बॉडियां एक कंपनी के अंदर काम कर रही है तो इस तरह से इसे बोला जाएगा, दो को आप डबल बोलते हैं, तो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये डबल गवर्नमेंट का जो यहाँ पर क्या है, एक तरह का ये फीचर आ जाएगा कि जिसे बोलेंगे कि ये डबल गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर काम हो रहा है, कंपनी की दो बॉडियां हैं। और ये बोला जाता है कि ये क्या है, पहली बार भारत के अंदर एक डबल गवर्नमेंट वाली जो है प्रणाली क्या हुई है, शुरू हुई है। जो कौन से एक्ट के अंदर है, वो आपको मिलेगी 1784 वाला, जो 1784 वाला जो एक्ट है उसके अंदर ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपने कुछ एक और चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो आपके पास सीधे तौर पर क्या है, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट किसके अंदर आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। एक और नई चीज़ है, कौन सी आपके पास, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो आपको देखने को मिलेगा, वो भी किसके अंदर आ रहा है, आपका पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहली बार जो टेरिटरीज, जो एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, कब्जाया था भारत के अंदर, उससे पहली बार बोला गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके पास कि पहली बार जो भारत का एरिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस पर कब्जा किया गया था, उस पर यह माना गया कि आज से जो ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार का एक तरह से अधिपत्य हो गया। मतलब वो किसके कंट्रोल के अंदर आ गया, वो ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंदर तो है ही है, लेकिन वो ये मान लिया गया कि ये जो एरिया है वो एरिया एक तरह से ब्रिटेन के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर कहीं ना कहीं है। तो ये वाली चीज क्या है, आपने थोड़ी ध्यान में रखना, जो यहाँ पर आपके पास लिखा है जो है ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। अब हम इसके अगले वाला जो एक्ट है उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। 1700 जो 1903 वाला जो एक्ट है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। 1700 जो रहेगा आपके पास 1833, 1813 और 1793 वाला, ये है 1793। अब यहाँ पर क्या होता है, जरा इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो पॉइंट है, इसके जो फीचर है उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। अब यहाँ पर दो चीज़ों को आपने थोड़ा ध्यान रखना। इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 है। ये चार्टर एक्ट का मतलब क्या है, चार्टर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक तरह का लाइसेंस या एक तरह का रिटन ऑर्डर, जो कौन देता था, ब्रिटेन का आपके पास किंग, या आपके पास कौन देगा, क्वीन वहाँ की देगी। तो ये चार्टर एक्ट जो 1793 वाला है, इसके कुछ एक फीचर हम समझते हैं और कोशिश करते हैं। एक चीज़ हमें बहुत क्लियर थी कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसके साथ एक काउंसिल थी, जो उसका फंक्शन था, काउंसिल का उसका फंक्शन था मोटे तौर पे